नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत बंदे अभिनंदन है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों के बारे में जानना। और इससे पहले हमने राष्ट्रपति से संबंधित काफ़ी सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा था। इसे आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति की जो कार्य एवं शक्तियाँ हैं उसको मैंने आपके सामने एक चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ जो है वो एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं होता है कि कार्य अलग और शक्तियाँ अलग होती हैं। और इनको क्या है, सामान्य तौर पर दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहले नंबर पर आती है सामान्यकालीन शक्ति, फिर आती है संकटकालीन शक्ति। सामान्यकालीन शक्ति जो है इसको चार भागों में बांटते हैं: कार्यपालिकीय अथवा प्रशासनिक शक्ति, विधायी शक्ति, वित्त शक्ति और न्यायिक शक्ति। ठीक है, ये तो है आपका चार्ट। अब कार्यपालिकीय शक्ति के अंतर्गत या प्रशासनीय शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास क्या स्पेशल पावर होते हैं, ये वाली बात। तो पहले नंबर पर आता है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति। चलिए, राष्ट्रपति जो है वो संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। चूंकि वो संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है इसलिए उसके द्वारा प्रदेश के एवं देश के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारियों एवं शासकीय कर्मचारियों की क्या है, नियुक्ति की जाती है। अब प्रश्न आप लोगों के लिए OT 22 इस तरीके से बनता है कि इसकी नियुक्ति या उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संप्रेषक, भारत के महान्यायवादी, इन सब की नियुक्ति कौन है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। संसद में बहुमत दल प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है, जो कि संसद में बहुमत दल प्राप्त नेता है उसको प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, याद रखिएगा। इसके अलावा तमाम आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो यही वाली चीज़ आपसे क्या है, OT 22 क्वेश्चन में भी पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग होता है, निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति भी क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा पूछी जाती है। तो यही चीज़ आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं कि सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संप्रेषक एवं महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यों के राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। संसद में बहुमत दल प्राप्त नेता को प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे पहली बात। फिर दूसरे नंबर पे आती है वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। अब देखिए, राष्ट्रपति जो है वो केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान है, इस कारण क्या है उसको विदेशों के क्षेत्र में भी क्या है, शक्ति प्राप्त होती है। वह विदेशों में भारत के कई सारे राजदूत एवं उच्चायुक्त को क्या है, नियुक्त करता है। साथ ही साथ विदेशों से भारत के लिए आए जो राजदूत होते हैं वो भी क्या है, उसी के समक्ष अपने पद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं और जो भी बात वो लेकर आते हैं वो राष्ट्रपति महोदय को ही क्या है, बताते हैं। इसके साथ साथ विदेशों के साथ कई प्रकार की संधियां भी जो हैं और समझौते जो हैं वो राष्ट्रपति के माध्यम से किए जाते हैं, हालांकि उनमें संसद की स्वीकृति होना आवश्यक है। तो दूसरे नंबर पर वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति आप लोगों को समझ में आई होगी। फिर हम बात करते हैं सैन्य क्षेत्र में शक्ति। तो देखिए दोस्तों, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, हमारे भारतीय संविधान में क्या है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनाध्यक्ष जिसे बताया गया है वो है राष्ट्रपति। कोई सा भी युद्ध हो उस युद्ध की घोषणा, ठीक है, और उसकी समाप्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या है, निर्धारित की जाती है। ठीक है, युद्ध कब प्रारंभ होगा और कब खत्म होगा इसकी जो घोषणा है वो राष्ट्रपति ही करेगा, हालांकि इसमें भी क्या है, संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो कार्यपालिकीय अथवा प्रशासनिक शक्तियों में क्या है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, उसके पास विदेशिक क्षेत्र में शक्ति होती है और सैन्य क्षेत्र में भी क्या होती है, शक्ति होती है। और कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि तीनों सेनाओं का प्रधान सेनाध्यक्ष कौन होता है। तो तीनों सेनाओं का प्रधान सेनाध्यक्ष जो है वह राष्ट्रपति होता है। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति, विधायी शक्ति के बारे में। ये दोस्तों
तो अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर आपका पॉइंट जो है वो है विधायी क्षेत्र का प्रशासन। देखिए, विधायी क्षेत्र का प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से क्या है, राष्ट्रपति महोदय के हाथ में ही होता है। अब अगर हम बात करें कि विधायी क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या क्या काम करते हैं, तो देखिए, अगर संसद की, हाँ भाभी बोलो, क्या कह रही हो? ताई आएंगे ना, ऊपर कहानी है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय की वित्त शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति को क्या है, बहुत सारी वित्त शक्तियां भी क्या है, प्रदान की गई हैं। जैसे कि संसद के दोनों सदनों के आय तथा व्यय का विवरण प्रस्तुत करना, या बजट प्रस्तुत करना, या फिर देखिए किसी भी प्रकार का कोई धन विधेयक हो, ठीक है, या कोई वित्त विधेयक हो, या किसी भी प्रकार की अनुदान संबंधी मांग हो, तो जब तक राष्ट्रपति क्या है, इसमें अपनी स्वीकृति नहीं देता है, ठीक है, तब तक क्या है, इसे संसद में पेश नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति ने अगर अपनी स्वीकृति दे दी तो क्या है, इसको संसद में पेश किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति नहीं दी तो इसको क्या है, संसद में पेश नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता निधि का मतलब होता है जरूरत पड़ने पर बचाई गई धनराशि, ठीक है, जो कि हम सभी लोगों के द्वारा बचाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बचाई जाती है। तो भारत की आकस्मिकता निधि जो है, ये भी क्या है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में ही रहती है, जिससे क्या है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को आय तथा व्यय के लिए क्या है, धन उपलब्ध करा सकता है। लेकिन इसमें भी देखिए क्या है, संसद की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। राष्ट्रपति जितने भी काम करता है ना, वो या तो मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है या संसद के परामर्श से करता है। उन्हें को ये राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, लेकिन इनमें संसद और मंत्रिमंडल का परामर्श क्या है, आवश्यक है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के हाथों में क्या है, भारत की आकस्मिकता निधि भी होती है, जिससे क्या है, वो संसद के दोनों सदनों को आय तथा व्यय के लिए क्या है, धन उपलब्ध करा सकता है। यही राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, वित्त आयोग का भी गठन किया जाता है, ठीक है, हर 5 वर्ष में, जो कि क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य संसाधनों के विभाजन को लेकर क्या है, अपनी एक रिपोर्ट पेश करता है कि 5 वर्षों में कितने वित्त संसाधन केंद्र को और कितने वित्त संसाधन राज्य को प्रदान किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आती है हमारी क्या, न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति से कई बार कई प्रकार के ओटी पूछे गए हैं, और छोटा मोटा क्वेश्चन तो अक्सर आ ही जाता है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के ऊपर क्या है, अपनी एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 72 में है। और ये कई बार क्या है, आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 72 में है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति उन अपराधियों को क्षमा कर सकता है। बहुत ज़्यादा जरूरी है ये, और कई बार पूछा गया है कैसे अपराधियों को क्षमा कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ जाकर कोई कांड करता है, मीन्स किसी प्रकार का कोई गलत काम करता है, तो राष्ट्रपति क्या है, उसको क्षमा कर सकता है, ठीक है। मतलब संघीय विधियों के विरुद्ध अपराध करने के कारण अगर कोई व्यक्ति दंडित किया गया हो तो राष्ट्रपति क्या है, उसको क्षमा कर सकता है। उसके बाद देखिए, सैनिक न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया हो, तो कई सारे दोस्त लोग पूछते हैं कि ये सैनिक न्यायालय होता क्या है। तो सैनिक न्यायालय उस न्यायालय को कहते हैं जो कि खास तौर पर सशस्त्र सेनाओं के व्यक्तियों के द्वारा किए गए अपराध का क्या करता है, परीक्षण करता है, ठीक है, या फिर युद्ध बंदियों के द्वारा किए गए अपराध की सुनवाई करता है, ठीक है। ये ऐसे न्यायालय होते हैं जो कि विशेष तौर पर आर्मी के कर्मचारियों के लिए क्या है, गठित किए गए होते हैं। और ऐसे न्यायालय को हम क्या कहते हैं, सैनिक न्यायालय, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कोर्ट मार्शल, ठीक है।
तो अगर कोई व्यक्ति क्या है कोर्ट मार्शल के द्वारा दंडित किया गया हो तो राष्ट्रपति क्या है उसको क्षमा कर सकता है। इसके बाद देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध के कारण मृत्युदंड का भागी बना हो तो क्या है राष्ट्रपति क्या है उसको क्षमा कर सकता है। ठीक है, तो भारत की आकस्मिकता निधि किसके हाथों में होती है? राष्ट्रपति के हाथों में होती है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में दी गई है, जिसके तहत वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ जाकर अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसको दंडित कर सकता है। सैनिक नारे के द्वारा अगर कोई व्यक्ति दंडित किया गया हो तो उसको क्षमा कर सकता है, और जो व्यक्ति मृत्युदंड का भागी बना हो किसी अपराध के कारण उसको भी क्या है क्षमा कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा क्या है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन या संकटकालीन शक्तियों के बारे में। सामान्यकालीन शक्तियाँ तो ये हैं, अब संकटकालीन और आपातकालीन शक्तियाँ आने वाली हैं, या तो संकटकालीन कह लो या आपातकालीन कह लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति को सामान्यकालीन शक्तियों के अलावा कुछ संकटकालीन और आपातकालीन शक्तियाँ भी क्या है प्रदान की गई हैं, जिनका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक है। तो दोनों बातें आपसे पूछी जाती हैं कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग बोले तो 18 भाग में है, और अगर पूछें कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है तो अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक है। फिर देखिए, पहली जो शक्ति है वो आती है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह के संदर्भ में संकटकालीन शक्ति। ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह के संदर्भ में संकटकालीन शक्ति, जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में दिया गया है। तो दोस्तों इसमें ऐसा कहा गया है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के युद्ध या किसी बाह्य आक्रमण या कोई भी सख्त विद्रोह के संदर्भ में ये महसूस करता हो कि भारत या भारत के किसी एक भाग की सुरक्षा को क्या है खतरा है, तो राष्ट्रपति क्या है भारतवर्ष में या भारत के उस एक भाग में क्या है आपातकाल लागू कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, पहले तो क्या था, राष्ट्रपति ऐसे ही आपातकाल लागू कर सकता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जिसके बारे में आपने कई बार सुना है, ठीक है, और संविधान संशोधनों में आपको पढ़ाया है 44वां संविधान संशोधन, जिसमें शिक्षा और वन को राज्य सूची से बाहर निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया था। ठीक है, लोकसभा और जो राज्य की विधानसभा है उनके सदस्यों की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई थी। तो इस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति के आपातकाल से संबंधित भी क्या है कई महत्वपूर्ण प्रावधान लाए गए, जो कि आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो क्या क्या प्रावधान लाए गए, देखिए 44वां संविधान संशोधन आया वर्ष 1978 में। पहला प्रावधान लाया गया कि अगर राष्ट्रपति आपातकाल लागू करेगा तो आपातकाल वो है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह के आधार पर ही करेगा, ना कि आंतरिक आशा के आधार पर करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को बस केवल महसूस हो गया कि किसी प्रकार का कोई युद्ध हो सकता है या सामने वाला देश अपन पर आक्रमण कर सकता है या कोई बहुत बड़ा सशक्त विद्रोह हो सकता है, तो उसने पहले से ही क्या है आपातकाल लागू कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पता चला आपकी आंख फड़क रही है तो आपने अंदाज़ा लगा लिया। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात ये की गई है। दूसरी बात ये की गई है कि अगर राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा तो आपातकाल लगाने के लिए क्या है मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श का क्या है होना आवश्यक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मंत्रिमंडल जब लिखित तौर पर राष्ट्रपति को ये परामर्श देगा कि राष्ट्रपति महोदय देश खतरे में है, आप आपातकाल लगा दीजिए, तब क्या है राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। तीसरी और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसद के दोनों सदनों का 1 माह के भीतर विशिष्ट बहुमत के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। मतलब संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा
1 माह के भीतर अपने विशिष्ट बहुमत के द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष ये प्रार्थना करते हैं कि आप देश में आपातकाल लगा दीजिए, देश खतरे में, तो क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। इन तीनों कंडीशन के अलावा किसी और कंडीशन में क्या है, राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा क्या क्या प्रावधान थे। फिर एक प्रश्न ये बनता है कि अगर इस प्रकार का कोई आपातकाल लग जाता है तो वो कितने समय तक प्रभावी रहता है। तो अगर इस प्रकार का कोई आपातकाल लग जाता है तो वो 6 महीने तक क्या है, प्रभावी रहता है। फिर दोस्तों एक प्रश्न ये भी बनता है कि अगर इस प्रकार का कोई आपातकाल लगता है तो 6 माह के बाद उसे अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अगर इस प्रकार का कोई आपातकाल लगेगा तो 6 माह के बाद उसे अधिकतम कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस विषय पर क्या है, हमारा भारत का संविधान क्या है, मौन है। अब इसका आशय तो यही हुआ कि 6 माह के बाद उसको कितने भी समय के लिए बढ़ा सकते हैं, ठीक है, संसद। फिर एक प्रश्न ये भी बनता है कि अगर इस प्रकार का कोई आपातकाल लगेगा तो देश के भीतर क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को आपातकाल को लेकर किसी भी प्रकार का कोई निर्देश दे सकती है। पहली बात, संसद राज्य सूची के विषय पर कोई भी विधि निर्माण कर सकती है। संसद जो है वह अपने सदस्यों के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि कर सकती है। ठीक है, ठीक है, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं की। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के मध्य विभाजित वित्त संसाधनों, ठीक है, राष्ट्रपति केंद्र व राज्य के मध्य बटे हुए वित्त संसाधनों में भी क्या है, परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब इस प्रकार का कोई आपातकाल देश में लगता है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 ये क्या है, स्वतः स्थगित हो जाते हैं। मीन्स अपने आप ही क्या है, रद्द हो जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो कि समानता के मूल अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित है, ये क्या है, अपने आप ही क्या है, स्थगित हो जाते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो एक अध्यादेश जारी कर अन्य मौलिक अधिकारों को भी क्या है, स्थगित या रद्द कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 जो कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 21 जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, इनको किसी भी स्थिति में क्या है, स्थगित नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा आप लोग। तो ये तो हुई राष्ट्रपति की युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह के संदर्भ में संकटकालीन शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की अगली संकटकालीन शक्ति के बारे में, जो है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के संदर्भ में संकटकालीन शक्ति। तो देखिए इसका वर्णन जो है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया है। क्या कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को स्वयं या किसी राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ये विश्वास हो जाता है, ये आश्वासन हो जाता है कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र जो है वह विफल हो चुका है या फिर उस राज्य का शासन जो है वह संवैधानिक तंत्र के अनुरूप नहीं चल पा रहा है, तो राष्ट्रपति क्या है, उस राज्य में आपातकाल लागू कर सकता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में क्या है, राष्ट्रपति शासन कहकर भी पुकारा जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति शासन की भी क्या है, कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि 2 माह के भीतर संसद अनुमोदन करे। ठीक है, संसद के दोनों सदन 2 माह के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष ये अनुमोदन करें कि इस राष्ट्र की स्थिति अच्छी नहीं है, इस राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है, आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। ठीक है, तभी क्या है, राष्ट्रपति क्या है, उस राज्य के भीतर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। फिर बात आती है कि अगर इस राष्ट्रपति शासन का नवीनीकरण करना हो, यानी कि इसको और आगे बढ़ाना हो, तब क्या करना जरूरी होता है। तो 6 माह के भीतर संसद के सदनों के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा, तो ये क्या है, राष्ट्रपति शासन आगे भी बढ़ सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति शासन की जो है हमारे भारतीय संविधान में कुछ अवधि निर्धारित की गई है कि लगभग इतनी अवधि तक ही क्या है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है।
जो कि ये 3 वर्ष, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष तक लग सकता है, तो 3 वर्ष तक लग सकता है। साथ ही साथ देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए शर्त क्या है कि 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाना हो तो उसके लिए भी क्या है, कुछ शर्तें होती हैं। जैसे कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो प्रभाव में रहे। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग है वो ये प्रमाणित कर दे कि जिस राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहाँ पर चुनाव कराना क्या है, संभव नहीं है। तभी क्या है, राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अनुच्छेद 353 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाने के पश्चात राष्ट्रपति जो है वो उस राज्य की समस्त कार्यपालिकीय शक्ति या कुछ कार्यपालिकीय शक्ति को क्या है, अपने हाथ में ले सकता है, और उस राज्य की जो व्यवस्थापकीय शक्ति है उसका प्रयोग संसद के तहत किए जाने की घोषणा कर सकता है। तो आप लोग याद ये रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, 356 में है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन है क्या, तो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के संदर्भ में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति। फिर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कितने माह का अनुमोदन होना आवश्यक है, संसद का 2 माह का अनुमोदन। इसे आगे बढ़ाने के लिए 6 माह का अनुमोदन। शर्त क्या है, 352 के तहत जो आपातकाल घोषित किया गया है वो प्रभाव में रहे, और निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित कर दे कि संबंधित राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है, ठीक है। इसकी अधिकतम अवधि कितनी है, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, आईएमपी है। तो राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है, 3 वर्ष। और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिकीय शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है। अब ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है कि वो सारी की सारी लेगा या कुछ लेगा, और व्यवस्थापकीय शक्ति का प्रयोग संसद के तहत किए जाने की घोषणा कर सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और वित्त आपातकाल की शक्ति के बारे में जानते हैं राष्ट्रपति की। ये दोस्तों, अब हम बात करते हैं वित्त आपात के संदर्भ में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति के बारे में, जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में है। तो क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भारत की किसी वित्त साख या वित्त स्थायित्व को क्या है, खतरा है, तो वो क्या है, संपूर्ण भारतवर्ष में वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। अब इस आपातकाल के संदर्भ में देखिए, इस आपातकाल की घोषणा, समयावधि, अनुमोदन इत्यादि के संदर्भ में वही सब कुछ कहा गया है जो कि अनुच्छेद 352 के तहत जारी राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में कहा गया है, ठीक है। सारी चीज़ें क्या हैं, उसी की जैसी होंगी। फिर हम बात करते हैं कि इस प्रकार का कोई आपातकाल लग जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है देश के ऊपर। तो केंद्र राज्य को वित्त प्रबंधन के क्या है, निर्देश दे सकता है, ठीक है। राज्य के कर्मचारियों के वेतन भत्ते में क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा कटौती की जा सकती है। इसके अलावा केंद्र राज्य की व्यवस्थापिका को धन विधेयक या किसी भी प्रकार के वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने हेतु कह सकता है, ठीक है, ताकि क्या है, यह विधेयक क्या है, ऐसे आपातकाल के संदर्भ में क्या है, काम आएगा। तो यहाँ पर आप बस इतना याद रखिएगा कि वित्त आपातकाल के संदर्भ में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 में है, ठीक है। और इसके बाद कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बाकी सब बातें वैसी हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया करे तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य किया करें, क्योंकि आपके लिए एक वीडियो बनाने में हमको काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोग ना ही देखते हैं और ना ही लाइक करते हैं वीडियो को, ठीक है। और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा ना लगा करे तो कमेंट कर कर बताया कीजिए कि क्या समझ में नहीं आया या क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम सब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।